Good morning, good afternoon, good evening. I am Pintu Kumar from Gyan Classes to discuss one of the most important chapter of class 10 from science subject, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि आखिर रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण क्या होता है, अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है और रासायनिक अभिक्रियाओं के क्या क्या प्रकार हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, कुछ इस प्रकार के सवालों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे और आहिस्ता आहिस्ता करके एक एक टॉपिक को पूरा क्लियर करते हुए हम लोग पूरे चैप्टर को खत्म करेंगे। ठीक है, तो आइए इस चैप्टर्स को पढ़ते हैं, पूरे डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। एक एक सवाल का जो जवाब है, जो आपको आना चाहिए, हम उसको देने का पूरा तैयारी किए हुए हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से चैप्टर 1 जो रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण है, आपको पूरा डिटेल में समझाया जाएगा। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि रासायनिक समीकरण जो है वो दो रूप से दिखाया जाता है। जब तत्वों को उनके नोटेशंस के रूप में दिखाया जाता है, जहां पे एक साइड अभिकारक होते हैं और दूसरे साइड उत्पाद होता है। तो रासायनिक समीकरण को दो रूप से हम दिखाते हैं, एक है शब्दों के रूप में और दूसरा है सूत्र के हिसाब से। ठीक है, तो शब्दों के रूप में हम लोग कैसे दिखाते हैं, एक बहुत ही सिंपल सा हम लोग रिएक्शन लेते हैं, उसमें हम लोग देखेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, ये जो है वो बनाता है जल। ठीक है, तो ये मेरा जो है वो शब्द के रूप में लिखा हुआ है, लेकिन सूत्र में क्या, हम लोग हाइड्रोजन का लिखेंगे H2 प्लस ऑक्सीजन का लिखेंगे O2 और ये जल है वो मेरा हो जाएगा H2O। अब यहाँ पे एक चीज और हम लोग करते हैं, वो है संतुलित। हम वीडियो के अंत में यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि आखिर संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है। तो ये 2H2O होता है, ठीक है, और यहाँ पे 2H2 होता है। ये मेरा जो रिएक्शन है वो हो गया संतुलित। तो इस रिएक्शन के बाएं साइड में जो तीर देख रहे हैं वो रिएक्शन के होने को दिखाता है। अगर रिएक्शन हुआ तो ये मेरा क्या बना और ये मेरा क्या था। तो जो लोग रिएक्शन में भाग लेता है, जो लोग रिएक्शन में भाग लेता है उसको हम लोग कहते हैं अभिकारक। उसे क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और इस अभिक्रिया होने के बाद जो हमको बना वो मेरा कहलाता है उत्पाद। ठीक है, अगर इंग्लिश से बोले तो ये मेरा कहलाएगा रिएक्टेंट और ये मेरा कहलाएगा प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि जो तीर मतलब किसी भी अभिक्रिया को होने के लिए जो हम लोग लगाते हैं, एक्चुअली जो कुछ भी लगा रहे हैं वो मेरा अभिकारक होता है और अभिक्रिया होने के पश्चात जो बनता है वो उत्पाद कहलाता है। ठीक है, तो अगर अभिकारक का हम पर्टिकुलर डेफिनेशन देखें तो हम लोग पाते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले रासायनिक तत्वों को अभिकारक कहा जाता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले रासायनिक तत्वों को अभिकारक कहा जाता है और रासायनिक तत्वों के भाग लेने के बाद, अभिक्रिया होने के बाद जो हमको बन के मिलता है वो कहलाता है उत्पाद। ठीक है, ये दोनों बात समझ में आया, क्लियर हुआ। ठीक है, आगे हमारा टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, तो आखिर रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है ना, ये जानना बहुत जरूरी है। जब दो या दो से अधिक तत्वों से, ठीक है, या पदार्थ आपस में मिल करके एक नए रासायनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, नए या पदार्थ का जब निर्माण किया जाता है तो वो कहलाता है रासायनिक अभिक्रिया। अतः हम कह सकते हैं, सामान्य भाषा में बोलने का कोशिश करें तो ये हमारा हो जाएगा
कि दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, इसे रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। सामान्य भाषा में समझने का कोशिश करें तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि ए और बी ये दो एक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और बना देता है ए बी, तो ये मेरा तो कहलाएगा रिएक्टेंट। अभी हम कुछ देर पहले ही आपको बताए कि ये मेरा कहलाएगा रिएक्टेंट, हिंदी में बोलेंगे तो अभिकारक, ठीक है। और ये मेरा कहलाएगा प्रोडक्ट, मतलब उत्पाद, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा कि अगर दो या दो से अधिक जब रासायनिक तत्व है जो हैं वो आपस में मिलकर के एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, या फिर पदार्थ भी अगर केवल भाग लेगा तो उसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके या रासायनिक अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो ये पूरा प्रोसेस जो है वो रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से एक बात को हम क्लियर कर रहे हैं कि जो तीर है वो रिएक्शन के होने को दिखाता है कि हुआ तब ये बना, अगर होता ही नहीं तो फिर बनता कैसे, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम लोग बात को समझने का कोशिश करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग बात को समझने का कोशिश करते हैं कि आखिर रासायनिक अभिक्रियाओं के कौन कौन से प्रकार होते हैं, ठीक है। तो पहला जो अभिक्रिया का प्रकार होता है वो मेरा होता है संयोजन अभिक्रिया। तो नाम से ही पता चल रहा है कि संयोग होने वाला है, अभिक्रिया तो होगा लेकिन इसमें संयोग होगा, मतलब जुड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब अभिकारक जो है अभिक्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण करेगा तो वो मेरा कहलाएगा संयोजन, मेरा कहलाएगा संयोजन अभिक्रिया। मान लेते हैं एक सामान्य सिंपल सा जो हम लोग लेते आए हैं कि H2 प्लस O2, ये मेरा बन जाएगा H2O। और द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार से क्या, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि किसी भी पदार्थ के द्रव्यमान को ना ही हम तो बना सकते हैं और ना ही उसको समाप्त कर सकते हैं, बस उसका हम रूपांतरण करते हैं। तो अगर हम हाइड्रोजन 2 लगाए थे तो यहाँ भी 2 बनना चाहिए था, और ऑक्सीजन 2 लगाए थे यहाँ भी 2 बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे बना नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे गुना में लिखते हैं और ये 2 दूनी 4 हो गया। इसको थोड़ा सा संतुलित करने वाला जो है हम लोग डिटेल से समझेंगे जब आएंगे कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो संयोजन अभिक्रिया हम क्या देख रहे हैं कि 2 या 2 से अधिक, क्या 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करता है तो वो कहलाता है हमारा संयोजन अभिक्रिया। वो क्या कहलाता है, संयोजन अभिक्रिया। और इसमें से अगर हम लोग ले नया उदाहरण तो ये हमारा जाएगा कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो ये हम लोग बनाते हैं क्या चीज, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो CO2 बनाया। ये मेरा फिर से हम बता रहे हैं इस बात को कि जो रिएक्शन में भाग लेता है, जो अभिक्रिया में भाग लेता है, वो हमारा कहलाता है अभिकारक। इसका मतलब ये हुआ कि ये अभिकारक हो गया। और जो रिएक्शन होने के बाद, अभिक्रिया होने के बाद जो बना वो मेरा कहलाता है प्रोडक्ट, उत्पाद कहलाता है। तो संयोजन अभिक्रिया बात समझ में आया कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर जब एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो वो मेरा कहलाता है संयोजन अभिक्रिया। अब आते हैं दूसरा पे, जहां पे होगा मेरा वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, तो वियोजन अभिक्रिया क्या होगा, देखिए संयोजन में संयोग हो रहा था, आपस में जुड़ रहा था, लेकिन वियोजन में क्या होगा, एक एकल अभिकारक अभिक्रिया करके या फिर टूट जाएगा 2 या 2 से अधिक में। अगर हम केवल यहाँ पे तीर को घुमा देना, ये जो तीर है इसको अगर हम घुमा दिया जाए तो हम लोग देखेंगे कि एक एकल ये जो है अभिकारक बन जाएगा और ये उत्पाद बन जाएगा, क्योंकि जिधर तीर रहता है उधर उत्पाद रहेगा। ये बात फिक्स है कि जिधर तीर रहेगा उधर ही उत्पाद रहता है।
तो हम अगर यहाँ पे लिखे इसको कि 2H2O H2 प्लस O2 ये बना, मतलब यहाँ पे ये मेरा अभिकारक हो गया, ये मेरा अभिकारक हो गया। अब यहाँ पे आप बोलोगे नहीं सर अभी तो आप बताए कि ये मेरा उत्पाद है, लेकिन ध्यान रहे कि तीर जो है वो दिखाता है कि उत्पाद किधर है। तीर जिधर इंडिकेट करता है वो उधर प्रोडक्ट रहेगा। तो ये मेरा अभिकारक जो है, एक अकेला अभिकारक जब 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, तो वो कहलाता है क्या चीज? वियोजन अभिक्रिया। क्या कहलाता है? वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए मतलब अभी तक हम लोग ये देखे कि संयोजन अभिक्रिया जो है उसमें 2 या 2 से अधिक जुड़ करके एक बनाता है, और वियोजन अभिक्रिया क्या करता है कि एक अकेला टूट करके 2 या 2 से अधिक बना देता है ना। अब यहाँ पे एक सवाल पूछता है, सवाल क्या पूछता है कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? तो आप जानते हैं, अच्छे से इस बात को समझ रहे हैं कि इसमें 2 जुड़ के 1 बना रहा है, 2 जुड़ के 1 बनाता है, यहाँ पे 1 बन के 2 को बनाता है, 1 टूट के। तो कहीं ना कहीं उल्टा ही तो है ना? क्या है? उल्टा ही है। इस कारण से कि हम यहाँ पे सीधा आंसर क्या लिखेंगे, एक सब क्लियर करके लिखना चाहें तो आंसर क्या लिखाएगा? आंसर ये लिखाएगा कि संयोजन अभिक्रिया में डैश मारिए और इसका जो परिभाषा है उसको लिखिए। अब फिर वियोजन अभिक्रिया, इसका एक उदाहरण भी दे देना है, और वियोजन अभिक्रिया को इसका जो भी इसका परिभाषा है कि एक एकल अभिकारक मिलकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो वो वियोजन कहलाता है। इसको लिख करके एक और उदाहरण देना है और नीचे लिखना है इसलिए वियोजन अभिक्रिया को संयोजन के विपरीत कहा जाता है। या फिर क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि संयोजन अभिक्रिया को वियोजन के विपरीत क्यों कहा जाता है। दोनों का आंसर एक ही होगा, लिखने का तरीका भी यही होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा अभिक्रिया है वो है विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो रिएक्शन है उसका नाम से पता चल रहा है कि ये विस्थापन अभिक्रिया है। मतलब क्या होगा कि विस्थापित कर देगा। क्या कर देगा? विस्थापित करेगा। तो विस्थापित क्यों करेगा? आप जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं में रासायनिक तत्व ही भाग लेते हैं, तो रासायनिक तत्वों को ही विस्थापित करेगा। अब यहाँ पे बात को समझिए कि मान लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं, फिर इसका डेफिनेशन को हम लोग देखेंगे कि ये जो Fe है CuSO4 एरो, ये बनाता है आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। यहाँ पे आप समझने वाली बात देख रहे हो कि जहां पे कॉपर था वहां पे कौन पहुंच गया है? आयरन पहुंच गया है। जहां पे आयरन था वहां पे कॉपर पहुंच गया, और कॉपर बेचारा जो सल्फेट के साथ था वो भाग गया। इसको हम लोग सिंपल भाषा में याद रखे तो इसको बोलते हैं गुंडागिरी अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? गुंडागिरी अभिक्रिया। ये मजबूत गुंडा है और ये कमजोर गुंडा है। जब मजबूत गुंडा कमजोर गुंडा को मार पीट के भगा देगा तो उसका स्थान तो ग्रहण करेगा ना, उसका एरिया पे कब्जा कर लेगा। तो यहीं पे हम देख रहे हैं कि जब आयरन कॉपर को हटा करके खुद उसके स्थान पे बैठ गया, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो रफ भाषा में हुआ। तो इसको हम परिभाषा में कैसे बोलेंगे? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जब एक अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ, एक अधिक, आप जानते हैं कि आयरन कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील पदार्थ है, तो जब एक अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ, ठीक है, अपने से कम अभिक्रियाशील पदार्थ को या फिर तत्व को हटा देता है, क्या करता है? उसको हटा देता है और उसके स्थान पे खुद बैठ जाता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, मतलब
एक अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ या तत्व अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से जब विस्थापित कर देता है तो वो कहलाता है विस्थापन अभिक्रिया। एक आपके पास उदाहरण यहाँ पे देख रहे हैं, आप चाहे तो और उदाहरण ले सकते हैं। आप ले सकते हैं जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। तो यहाँ पे जिंक भी जो है वो कॉपर को क्या करेगा, हटा देगा। तो जब जिंक कॉपर को हटाएगा तो बनेगा क्या चीज, ZnSO4। ये कहलाता है जिंक सल्फेट। ये है मेरा आयरन, ये है कॉपर सल्फेट, ये है आयरन सल्फेट और ये है मेरा कॉपर, और यहाँ पे ये जिंक सल्फेट है, जिंक सल्फेट। ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया क्या है, याद रखिए। गुंडागिरी आप मूवी देखते हो, उसमें क्या दिखाता है कि एक जो कमजोर गुंडा होता है या कमजोर जो लुच्चा होता है वो क्या है, उससे बड़ा लुच्चा लफंगा जो होता है उसको मारपीट के उसके एरिया से भगा देता है। तो यहाँ पे वही हो रहा है ना, ये बेचारा अधिक अभिक्रियाशील है, कम अभिक्रियाशील है। तो इसका कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो अपना दादागिरी दिखाएगा ना। तो आयरन क्या करता है, कॉपर को भगा देता है। ठीक है। नेक्स्ट है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, यहां पे देख रहे विस्थापन तो होगा लेकिन दो को होगा। किसका होगा, दो होगा। तो इसका क्या परिभाषा होगा, एक सिंपल सा पहले हम लोग उदाहरण देखेंगे, फिर इसको पहले समझते हैं और उसके बाद हम लोग इसमें इसके परिभाषा को देखेंगे। तो ये क्या बनाएगा, ये मेरा बना देगा BaSO4 प्लस NaCl। ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं कि सोडियम के स्थान पे बेरियम चला गया और बेरियम के स्थान पे सोडियम चला गया। भाई ऐसा क्या माजरा हो गया, सोडियम जो है बेरियम के स्थान पे चला गया और बेरियम जो है वो सोडियम के स्थान पे चला गया। तो ये मेरा है सोडियम सल्फेट। क्या है, सोडियम सल्फेट। ये है बेरियम क्लोराइड, ये है बेरियम सल्फेट और ये है सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे एक चीज नोट करें कि ये जो सोडियम क्लोराइड है ये हमारे खाने का जो नमक है उसका रासायनिक सूत्र है। उसका क्या है, रासायनिक सूत्र है सोडियम क्लोराइड होता है। इसलिए क्वेश्चन पूछा हुआ एक्चुअली कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है, तो उसका होता है सोडियम क्लोराइड NaCl। अब इसके परिभाषा को देखते हैं। अब इसके परिभाषा को हम लोग कैसे जानेंगे, सो देखिए। सीधा सीधा बात बोलेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया जिसके दौरान तत्वों या पदार्थों के यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। किसका आदान प्रदान होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। तो ऐसे अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे एक शब्द आ रहा है आयन। आयन, आयन बनता कैसे, आयन का अंग्रेजी आप लोग बहुत ज्यादा बोले हुए कि नहीं चार्ज करो चार्ज करो, तो इसका अंग्रेजी होता है चार्ज। अब चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, तो चार्ज जो है वो दो प्रकार के होता है। कितना होता है, एक प्लस चार्ज होता है, एक माइनस चार्ज होता है। तो प्लस चार्ज कब बनता है, माइनस चार्ज कब बनता है, याद रखिए किसी भी तत्व के द्वारा प्लस चार्ज तब कंटेन किया जाता है, तब धारण किया जाता है जब वह अपने इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे तत्व को देता है। क्या करता है, देता है। और कोई भी तत्व माइनस चार्ज तब ग्रहण करेगा जब वह किसी तत्व से इलेक्ट्रॉन को लेगा। क्या करेगा, जो देगा वो प्लस में रहेगा और जो लेगा वो माइनस में रहेगा। हम लोग कर्जा लेते हैं ना, तो जो कर्जा देता है वो क्या रहता है, वो क्या करता है, प्लस में रहता है, और जो हम लोग लेते हैं वो लोग माइनस में हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये देने वाला प्लस में है और लेने वाला माइनस में है। ठीक है। तो आखिर कौन कौन से तत्व दे सकते हैं, देगा कौन, तो देने वाले तत्व के लिए थोड़ा सा एक बात समझना पड़ेगा आपको कि देगा कौन। इसके लिए आप जानते हैं कि ये चार कक्षा है, KL, M और N। इस नियम का प्रतिपादन कौन किए थे, KL, M, N वाला है ना, आप 9th में पढ़े हुए चीज, ये नील्स बोर साहब करे थे।
और इसमें जो परमाणु संख्या रखने का जो क्षमता होगा, इलेक्ट्रॉन रखने का जो क्षमता होगा, वो कितना होगा, वो 2n² पर डिपेंड करता है। ये 2n² क्या है, जहां पे n होता है कक्षाओं की संख्या, ये पहला कक्षा, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। सवाल एक और है यहाँ पे कि अगर मेरा इलेक्ट्रॉन एक से ज्यादा हो गया तब क्या होगा, तब आता है सब सेल, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको सेल, तो उसको सब सेल या ऑर्बिटल बुलाता है, जो आप 11th और 12th में इसको पढ़ोगे, ठीक है। तो ऑर्बिटल चलता है sp-df। तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8, तीसरा में 18, इसमें 32। मान लेते हैं कि किसी तत्व का एक कार्बन है, इसका लेते हैं 6 है, तो पहला कक्षा कितना भरेगा, जितना भरा पहले बाहर लेगा उसके बाद ही आगे जाएगा, ये नियम है। तो इसमें 6 चला गया, ठीक है, सॉरी 4 जाएगा। और ऑक्सीजन जो है इसका परमाणु संख्या होता है 8, तो इसका 2 और 6। जिस कक्षा में अंतिम इलेक्ट्रॉन जाता है या फिर अंतिम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन रहता है, ये अंतिम कक्षा क्या मामला है, अंतिम कक्षा का मामला ये कि किसी भी तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में जाता है वही अंतिम कक्षा भी कहलाता है, वही अंतिम कक्षा भी कहलाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि कार्बन के लिए, एक और ले लेते हैं हाइड्रोजन, इसका 1 होता है, ये 1 इसमें रहेगा। हाइड्रोजन के लिए अंतिम कक्षा मेरा K है, लेकिन कार्बन और ऑक्सीजन के लिए अंतिम कक्षा L है, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन का जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन था वो मेरा गया है L कक्षा में, ठीक है, ये बात समझ रहे। अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर इस कक्षा में धारण करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या का आधा कोई ग्रहण करता है, आधा धारण कर रहा है इसमें, तो उसके पास वो क्या करता है ना कि सहसंयोजी आबंध बनाता है। कार्बन आप जानते हो ना कि सहसंयोजी आबंध बनाता है, आप 9th में ये बात अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो L कक्षा में अगर आधा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखेगा, देखो बाबू यहाँ पे जो है वो 4 नहीं बल्कि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास, आधा से ज्यादा है ना, 8 का आधा हुआ 4 और 4 से तो 6 ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, लेने वाला रहेगा, मतलब ये माइनस चार्ज रखेगा। कितना लेगा, सवाल ये भी है, तो उतना ही लेगा जितना इसको जरूरत है। इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने आप को पूरा करने के लिए, तो ये 2 को लेगा, मतलब ऑक्सीजन के पास 2 माइनस रहता है। क्यों, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन लिया है, पहले ही बता चुके हैं कि जो लेगा वही माइनस रखेगा, तो ये जितना रख लेगा उतना माइनस चढ़ेगा। अगर 2 लेगा 2 माइनस, 4 लेगा उठता है कि अरे भाई अगर आधे रहा, तो जब आधा रहेगा तो क्या करना, कार्बन के पास ही गुण है, तो कार्बन क्या करता है, देखो भाई ना ही तुमको हम दे सकते हैं पूरा पूरा, ना ही ले सकते हैं। इसका भी कारण थोड़ा बता रखते हैं। कार्बन का परमाणु संख्या 6, मतलब प्रोटॉन की संख्या भी कितना है, 6 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 4, पहला कक्षा में 2, दूसरा में 4, मतलब K में 2 और L में 4। अगर किसी को पूरा पूरा ही 4 दे दिया, इसके बाद बचेगा 2 गो, इसका प्रोटॉन को रखने का क्षमता है 2 गो 6, तो कैसे किसी को 4 को दे देगा। और अगर किसी से 4 और ले लिया तो इसके पास हो जाएगा 4 4 8 और 2 10, मतलब क्षमता है 6 रखने का और 10 गुण होएगा। तो ऐसे में क्या करता है कि ये सहसंयोजी आबंध बनाता है कि भाई मेरा भी काम चला दो, तुम अपना भी काम चला लो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं ऑक्सीजन 2 माइनस के कंटेन करता है, और जो एल्युमिनियम है वो 3 प्लस लिखा रहेगा इसे। इसका मतलब क्या है, वो 3 इलेक्ट्रॉन किसी न किसी से लिया है, किससे, सॉरी दिया है किसी न किसी को, तो किसको दिया है वो उसका यौगिक थोड़ा पता चलेगा। ठीक है, तो ये मेरा था द्विविस्थापन अभिक्रिया में कि आयन कैसे बनता है, ठीक है। तो आयन बनता है किससे, लेने और देने के कारण। जो लेगा वो माइनस आयन रखेगा, मतलब ऋणात्मक आयन रखेगा, और जो देगा वो धनात्मक आयन रखेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जो अभिक्रिया है वो है अपचयन और उपचयन अभिक्रिया, ठीक है। तो अपचयन और उपचयन अभिक्रिया से पहले हम जान लेते हैं कि आखिर अपचयन क्या होता है। तो अपचयन जो है वो होता है हमारा कि जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी हो गई, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी हो गई तो वो कहलाएगा अपचयन। लेकिन अगर किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई तो वो कहलाएगा उपचयन। क्या कहलाएगा, उपचयन।
तो इस अभिक्रिया में क्या होने वाला है, बात तो समझ में आ गया ना कि अगर किसी अभिक्रिया के दौरान एक पदार्थ उपचयित और दूसरा अपचयित होता है तो उपचयित, फिर मामला समझ में आ रहा है ना कि उपचयित होने पर क्या होगा, ऑक्सीजन की वृद्धि होगी और अपचयित होने पर ऑक्सीजन का घटोत्तरी होएगा, मतलब कमी होएगा। तो ऐसे अभिक्रियाओं को रेडॉक्स अभिक्रिया या अपचयन उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि आप बहुत सिंपल सा उदाहरण से हम लोग इसको समझेंगे कि ये हम लोग पढ़ रहे हैं रेडॉक्स अभिक्रिया या विस्थापन अपचयन उपचयन अभिक्रिया। तो CuO प्लस H2 ये मेरा बनाएगा कॉपर प्लस H2O। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस यौगिक में ऑक्सीजन था, यह अभिकारक पक्ष है, फिर से रिपीट कर रहे हैं, यह अभिकारक पक्ष है और यह उत्पाद पक्ष है। तो ऑक्सीजन तो था इसके पास, लेकिन जब रिएक्शन हुआ तो क्या हुआ कि इसके पास से ऑक्सीजन ये इसको छोड़ के इसके पास चल गया, मतलब यहाँ पे देख रहे हैं ना हाइड्रोजन रिजर्व बना रहा है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये जो ऑक्सीजन है ये इसके साथ में क्या हो गया, कमी हुआ कि ज्यादा हुआ, कम हो गया है ना। तो जब कम होता है तब कहलाता है मेरा अपचयन। क्या कहलाता है, अपचयन। और जब बढ़ जाता है तो कहलाता है मेरा उपचयन। क्या कहलाता है, उपचयन। तो ये मेरा हो जाएगा उपचयन। तो ये अपचयन हुआ, ये उपचयन हुआ। बात क्लियर है। जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो अपचयन, और जब बढ़ोतरी हो गया, वृद्धि हो गया तो कहलाएगा उपचयन। ठीक है। आई थिंक आपको इसमें किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं होगा। यहाँ तक का जितना भी हमने रिएक्शन बताया है वो, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उस पर फिर से फोकस करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है। हाँ, दो और अभिक्रिया है, ये लोग आग लगाने वाला अभिक्रिया एक्चुअली ये लोग है। एक है उष्माशोषी और दूसरा है उष्माक्षेपी। तो उष्माशोषी और उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है, इस बात को हम लोग पहले देखते हैं। तो देखिए, उष्माशोषण करेगा, नाम खाली याद रखिए, आप लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, डेफिनेशन का कोई जरूरत नहीं याद करने का। तो उष्मा का शोषण करने वाला जिस अभिक्रिया में या जिस अभिक्रिया के होने के लिए उष्मा की जरूरत पड़ती है बाहर से, जिस अभिक्रिया को होने के लिए उष्मा की बाहर से जरूरत पड़ती है उसको हम लोग कहते हैं उष्माशोषी अभिक्रिया। लेकिन जिस अभिक्रिया में उष्मा, अभिक्रिया के बाद उष्मा निकलता है, अब प्रोडक्ट बनेगा ना, तो प्रोडक्ट जब बना या उत्पाद बना तो उसके साथ साथ क्या हो रहा है कि उष्मा भी उत्पन्न हो रही है। क्या हो रही है, उष्मा उत्पन्न हो रही है। तो वैसे अभिक्रियाओं को हम लोग क्या कहते हैं, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। और जिस अभिक्रिया में उष्मा का शोषण होता है, मतलब अगर मान लेते हैं ये एक अभिक्रिया है, इसको होने के लिए यहाँ पे हमको उष्मा देना पड़ा, ये तब बना AB। इसका मतलब ये कैसा अभिक्रिया है, उष्माशोषी अभिक्रिया है। लेकिन एक और अभिक्रिया इसी में हटाते हैं और ये बोला कि नहीं यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगा, हीट चाहिए, हीट रिलीज हो गया, ये कहलाएगा उष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है। इसका बिल्कुल सही जो डेफिनेशन है आपके डिस्प्ले पे अभी दिख रहा है, आप वहां से भी नोट कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, तो याद रखिए कि जितना प्रकार का संयोजन अभिक्रिया, एकदम बिल्कुल ही ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कि जितना भी संयोजन अभिक्रिया है, जितना भी संयोजन अभिक्रिया है वो है उष्माक्षेपी अभिक्रिया। जितना संयोजन अभिक्रिया है वो सब उष्माक्षेपी अभिक्रिया के उदाहरण होते हैं। लेकिन जितना वियोजन अभिक्रिया है वो सब उष्माशोषी अभिक्रिया के उदाहरण होते हैं। आप जानते हो कि कोई टूटेगा जी ऐसा ही, टूटने के लिए एनर्जी चाहिए ना, तो टूटने के लिए एनर्जी चाहिए तो वही ना कहलाएगा उष्माशोषी अभिक्रिया। एनर्जी लग रहा है ना अभिक्रिया के होने में, तो उष्माशोषी अभिक्रिया हो गया। और जहां पे संयोजन हुआ वहां पे उष्माक्षेपी हुआ, यहाँ पे एनर्जी निकल रहा था बाहर तो उष्माक्षेपी हो गया। ठीक है। अब इसी चैप्टर में, ठीक है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो
बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन पूछा हुआ है अलग अलग समयों में, अलग अलग सालों में, तो उसको हम लोग जानेंगे। ठीक है, कि आखिर संचारण किसे कहते हैं। ठीक है, और इसमें हम लोग जानेंगे कि विकृत गंधिता किसे कहते हैं। अगर संचारण हो रहा है तो हम लोग कैसे बच सकते हैं। ठीक है, और इसमें ये जाने कि मिश्रातु किसको कहते हैं, अमलगम किसको कहते हैं। ये कुछ अभिक्रियाएं हैं जो सिंपल सा चीजें हैं जो आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से पढ़ना है। तो संचारण क्या होता है? तो संचारण होता है कि जब कोई धातु अम्ल, क्षार तथा आर्द्रता, जब कोई धातु अम्ल, क्षार तथा आर्द्रता के संपर्क में आती है, तब धातुओं के ऊपर एक परत जम जाता है या चढ़ जाता है, ये बोल सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप धातु कमजोर होकर टूट जाते हैं। उपरोक्त अभिक्रिया जो है वो कहलाता है संचारण। आप लोग संचारण देख चुके हो क्या? जैसे कि लोहे में जंग लगना, सोने और चांदी के ऊपर काली का परत का चढ़ना, ये सब संचारण के ही क्या है, उदाहरण है। ठीक है, और इसमें अगर हम जाने कि अगर हमको बचना है तब क्या करेंगे, तो बचने के लिए विद्युत लेपन करिए, पेंट करिए, पेंट करते हैं ना हम लोग घर में, और मिश्रातु तैयार करिए। देखिए, सोना जो होता है वो आपको 24 कैरेट का नहीं दिया जाता, बल्कि 22 कैरेट का मिलता है। क्यों? क्योंकि उसको बिना मिलाए बनाने का संभव ही नहीं है, इस कारण से। और उसमें अलग अलग चांदी भी है, उसमें भी मिलाया जाता है ताकि कम संचरण हो इसका। और इसमें क्या कर सकते हैं, यशद लेपन। तो यशद लेपन है क्या? सवाल ये उठता है ना कि यशद लेपन कहते किसको है। यशद लेपन होता है जब लोहे की वस्तुओं पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। किसकी? जिंक की। जब जिंक की परत चढ़ाई जाती है तो वो कहलाता है यशद लेपन। ठीक है, तो संचारण में हम लोग देख लिए ये सारी चीजें कि किस प्रकार से हम लोग उसमें बच सकते हैं। आगे है विकृत गंधिता। तो विकृत गंधिता क्या, नाम से ही पता चला, अजीब गंध आएगा ना, खराब गंध आएगा, है ना। तो जब वसायुक्त और तैलीय पदार्थ, वसायुक्त और तैलीय पदार्थ जो है वो जब वायु के संपर्क में आने से क्या होता है, अपचयित हो जाता है। क्या होता है? अपचयित होता है। इसके कारण क्या हो जाएगा कि उसका जो स्वाद है ना वो खराब हो जाता है और वो फिर खाने लायक बचता नहीं है। तो उनके स्वाद, रंग, रूप में परिवर्तन हो जाता है। इसी परिवर्तन को विकृत गंधिता कहते हैं। आप देखो चिप्स का पैकेट, ये इतना बड़ा चिप्स का पैकेट में हम लोग देखते खाली हवा भर ले, तो हवा में क्या है, वो हवा क्या रहता है, एक्चुअली नॉर्मल हवा नहीं रहता है। हम लोग बोलते हैं ठगता है कंपनियां वाला, ऐसा नहीं है, बल्कि वो जो चिप्स है वो खराब नहीं हो जाए इसके लिए वो डाला रहता है हवा ना। अगर किसी कुरकुरे के पैकेट से या चिप्स के पैकेट से हवा लीक है ना तो उसको खाइए मत, वो इट मैट बी पॉइजनस, वो जहरीला हो सकता है। तो विकृत गंधिता अगर हो रहा है तो हम लोग बचेंगे कैसे? सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये है कि प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग करना है। ये क्या होता है, ये कुछ केमिकल होते हैं जैसे कि सोडियम बेंजोएट, ये बेंजीन हो गया, ये सब प्रतिऑक्सीकारक है। और क्या कर सकते हैं, जिसमें हवा नहीं जाएगा वैसा बर्तन में खाना रखिए, खाना खराब नहीं होगा। फिर वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, आप अच्छे से जानते हैं। खाद्य पदार्थ को शीतलता प्रदान करके, तो हम लोग क्या करते हैं, जाके फ्रिज में रख देते हैं। अरे फ्रिज में रखने से क्या होता है, खाना और खराब होता है। वो अलग बात है कि खाना विकृत नहीं होगा, लेकिन उस खाने में गैस के कारण ऑलरेडी अजीब अजीब समस्या पहुंच जाएगा। तो आप रखे थे खाना को अच्छा रखने के लिए, वो मामला खराब हो गया, है ना। अब आते हैं मिश्रातु क्या होता है। मिश्रातु क्या होता है, जब दो या दो से अधिक वस्तुओं के समांगी मिश्रण को, अब यहाँ पे वस्तु मतलब समझ रहे ना, धातु का बात कर रहे हैं, तो दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्रातु कहते हैं। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को, अब ये समांगी मिश्रण मतलब समझ रहे ना कि अगर 2 किलो आयरन है तो 2 किलो पीतल भी लगेगा तबे कुछ बनेगा, है ना। मतलब कि बराबर, अगर आधा केजी लोहा है तो आधा केजी टीना भी लगेगा,
ठीक है, या आधा केजी पीतल भी लगेगा। यही तो होता है समांगी मिश्रण ना। हाँ, तो 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं? मिश्रातु कहते हैं। फिर है अमलगम। ठीक है, अमलगम क्या होता है भाई? ये तो मामला बड़ा गंभीर है कि अमलगम होता क्या है। अमलगम एक्चुअली किसी भी मिश्रातु में अगर एक धातु जो है, 2 रहेगा ना, मिश्रातु समांगी मिश्रण को बोलते हैं। अगर एक धातु क्या है? पारद है। क्या है? एक धातु पारद है। फिर से बता रहे हैं, अगर किसी मिश्रातु में एक धातु पारद है तो इन दोनों से मिलके क्या बनेगा मेरा? ये अमलगम बन जाएगा। लेकिन कंडीशन ये है कि मिश्रातु को अमलगम तभी बोलेंगे जब एक धातु का पारद रहेगा। ठीक है, एक धातु क्या रहेगा? पारद रहेगा। आई होप कि यहां तक में आपको कोई समस्या नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात है कि रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना क्यों जरूरी है? अरे भाई, संतुलित करना जरूरी इसलिए है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि द्रव्यमान को या ना ही हम लोग बना सकते हैं और ना ही खत्म कर सकते हैं, हम केवल रूपांतरण करते हैं। तो अगर रासायनिक अभिक्रिया में हम जितना लगाए थे उतना नहीं बनेगा उत्पाद, बीच में घोटाला ना हो जाएगा। तो घोटाला क्या आएगा? मान लीजिए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, बनाता है मेरा जल। यहां पे देखिए हाइड्रोजन कितना है? 2 है। ऑक्सीजन कितना है? 2 है। ये मेरा अभिकारक पक्ष है। इस बात को याद रखिए, अभिकारक पक्ष है। और ये मेरा जो है वो जल है। तो और ये मतलब ये उत्पाद है। तो यहां पे हम एक चीज देख रहे हैं कि हाइड्रोजन 2 लगाए थे, 2 बना, 2 लगाए और 2 बना। लेकिन ऑक्सीजन 2 लगाए थे, बना कितना है? 1 ही बना है। तो ऐसी स्थिति में द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है वो खतरा में पड़ जाता है कि आखिर द्रव्यमान गया तो गया कहाँ? तो गया कहाँ नहीं, हम लोग ढूंढ के लाएंगे अभी इसको। तो ऑक्सीजन जब 2 है तो यहाँ पे हम लोग गुना में 2 करते हैं, 2 एकम 2 हो जाएगा। और ये जो 2 है, ये तब तक ये जो हाइड्रोजन है वो 2 दूनी 4 हो गया, तो ये यहाँ पे 2 बिठाना पड़ता है। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे आपको क्वेश्चन भी पूछता है कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। तो संतुलित करने के लिए हम उस पे एक स्पेशल अलग से वीडियो बनाएंगे ताकि उसमें डिटेल से सारी बातें आपको बताया जा सके। बहरहाल अभी तक हमने जितना ही बताया है, अगर उसमें थोड़ा भी डाउट है, ठीक है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हम उन सभी प्रॉब्लम को अगले नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे, जहां पे हम बात करेंगे रासायनिक समीकरणों को संतुलित क्यों करना जरूरी है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, साथ ही साथ हम लोग ये भी जानेंगे कुछ अलग अलग प्रकार के रासायनिक समीकरण लेंगे और उसको संतुलित करके हम लोग देखेंगे कि संतुलित किया कैसे जाता है।